हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो बहुचर्चित टॉपिक यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। बट इस पार्ट ऑफ द वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कि टैक्सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनकम टैक्स एक्ट। एक तो टोटली हमें पता है कि 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसे रिप्लेस कर दिया गया है ना, रिप्लेस किया गया है नए एक्ट ऑफ 2025। अब उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसके अलावा भी टैक्सेशन प्रोसेस के अंदर चेंजेस हुए होंगे। एक तो है हमारे पास जो टैक्स लॉ है बेसिक 1961 का था, जिसको रिप्लेस करके 2025 का इनकम टैक्स एक्ट हमारे पास नंबर 2 आया है ना। तो वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली कि टैक्सेशन को कैसे कैरी आउट करना है, क्या चेंजेस आए हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। राइट कि कुछ सिंपल से नॉर्मल से चेंजेस जो कि मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं वो आए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी। उसके पीछे का एक रेलेवेंस यहाँ पर यही है कि एक तो ये वीडियो जो नॉर्मल व्यक्ति जानना चाहता है टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है, सिंस यहाँ पे पेंशन स्कीम का मेंशन किया गया है तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है कि आपसे पेंशन के बारे में या इवन कि इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इसका कुछ लेना देना होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब क्लॉज में बताऊंगी। तो उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो छोटा रखेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर ना हम जो ऑलरेडी हमारे पास 1961 का एक्ट कह रहा था ना, तो वहां पे वो एक्ट वर्ड यूज किया गया होगा। अब जहां पे बिल वर्ड यूज किया गया होगा ना, तो वो नया प्रपोज्ड वर्जन है जो कि 2025 के अंदर अभी यहां पर प्रपोज करके पास कर लिया गया है। ठीक है, तो बिल एंड एक्ट वर्ड एक तरह से यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है या आपको बताएगा कि इन एडिशन क्या चीजें इस बिल ने यहाँ पर एक्ट की हैं। ठीक है, सिंस इट इज नो मोर अ बिल, इट इज एन एक्ट, ऑलरेडी पास हो चुका है ये। ठीक है, सो इस चीज के ऊपर, ये वर्डिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है। मैंने बिल एंड एक्ट यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए रखा है। ड्राफ्ट वाला जो हमारे पास रूल्स थे उस टाइम पे, उसी को इसलिए पिक किया है कि आपके लिए आसान हो समझने के लिए, सिंस अब वो भी एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 का इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर 11 अगस्त 2025 को। एंड ये अमेंड करना चाहता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फाइनेंस एक्ट 2025। ठीक है, तो ये यहां पर दो एक्ट्स को ये अमेंड करने के लिए बिल को पेश किया गया था। तो जो एक्ट है 1961 को, ये प्रोवाइड करता है कि फ्रेमवर्क कि किस तरीके से हम इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज या ऑल ओवर अगर हम बात करें तो लीगल पर्संस के ऊपर कैसे लगाना है। लीगल पर्सन जो है, क्यों वर्ड स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज करना बेटर है, क्योंकि लीगल पर्सन के अंदर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इंडिविजुअल भी, कंपनी भी, या इवन की कोई ऐसी नॉन लिविंग सब्सटेंस, जैसे गंगा की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी एक लीगल पर्सन है। राइट, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अगर कोई टैक्स यहाँ पे बनता है वो कैसे टैक्सेशन होनी है उसके बारे में ये बिल बात कर रहा है। तो 2025 का जो एक्ट है, इट गिव्स इफेक्ट टू द टैक्स प्रपोजल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए यहाँ पर लिवाई करने की बात की थी। सबसे पहला चेंज, एग्जेम्पशंस टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया था इस बिल के अंदर यूपीएस के बारे में। अब एक्ट हमें ऑलरेडी क्या चीज बोलता है कि इनकम कैटेगरीज जिस पे एग्जेम्पशन होगी इनकम टैक्स की, 1961 का एक्ट हमें ऑलरेडी वो बताता है। इसके अंदर ऑलरेडी एक्ट के अंदर हमें यही चीज बोली गई थी कि कोई भी ऐसी पेमेंट जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अंडर फॉल करती है, उसके अंडर सर्टेन एग्जेम्पशंस जो हैं, जब कोई भी व्यक्ति क्लोजर करना चाहता है या उस स्कीम से, नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलना चाहता है, यानी कि क्लोज करना चाहता है अपने अकाउंट को, या मेच्योरिटी हो जाती है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपको जो टैक्स है उसका सर्टेन परसेंटेज से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जेम्पशन जो है वो अप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेएबल इन द सच द केसेस। तो मतलब एक्ट ने हमें सिर्फ इतनी चीज पहले बताई थी कि कोई एक नया नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर कोई भी व्यक्ति पेंशन स्कीम के अंडर क्यों कोई इन्वेस्ट करता है, ताकि उसके पास रिटायरमेंट के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा कुछ ना कुछ एज अ फॉर्म ऑफ सेविंग्स हो जाए। अब ये नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर क्या होता है कि पेंशन के लिए आप थोड़ा सा सेविंग्स कर लेते हो एंड उतना ही कॉर्पस यहाँ पे, उतना ही अमाउंट अगर आप टोटल कह सकते हो, गवर्नमेंट भी डालती है अपनी तरफ से। ठीक है, तो अब ये था पुराना सिस्टम, नेशनल पेंशन जो हमारे पास सिस्टम ट्रस्ट है, ये पुरानी गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया था जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपको यही चीज बोलेगी 60% जो है, जब आपको पैसा मेच्योरिटी पे मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता था, बाकी 40% पे जितना आपका टैक्स बनता था वो आपको देना पड़ेगा। अब बिल ने क्या एडिशन किया, पहली चीज कि एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि पेमेंट जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर
की गई है एंड स्पेसिफिकली सुपर एनुएशन के टाइम पे या वॉलेंट्री रिटायरमेंट अगर कोई व्यक्ति ले लेता है या रिटायरमेंट के टाइम पे 60% वाला प्रोविजन तो है ही है, जो कि अब एनपीएस के टाइम पे भी था, बट वो यूपीएस के टाइम पे भी रहेगा। कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेता है तो भी रहेगा एंड सुपर एनुएशन के टाइम पर भी रहेगा। एंड जो लमसम अमाउंट वो रिसीव कर रहा है अंडर यूपीएस, जिसमें स्पेसिफिकली हमारा जो अमाउंट है विच इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यूपीएस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एज एन ऑल्टरनेटिव पेंशन स्कीम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो एक तरह से सरकार अपनी ही स्कीम को यहां पर प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, सो अब ये लमसम अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड होगा। बिल ने ये भी बोला कि जो कॉर्पस है, कॉर्पस यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट को ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्पस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है इंडिविजुअल कॉर्पस, वो अमाउंट जो अपनी सैलरी में से कोई व्यक्ति इस पेंशन स्कीम के अंडर जमा कराएगा। दूसरा हमारे पास आता है पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस वो अमाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेम ही अकाउंट में इंडिविजुअल के डालेगी, यानी कि एक पेंशन फंड होता है हमारे पास एक व्यक्ति का, सपोज कीजिए 50-50 मोस्ट प्रोबेबली उस केस में होता है कि जितना अमाउंट अब एक इंडिविजुअल डाल रहा है तो वो इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया। दूसरा अमाउंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूल कॉर्पस। तो अब जो इंडिविजुअल कॉर्पस होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कभी भी कुछ ऐसा होता है तो इस इंडिविजुअल कॉर्पस पे, इस इंडिविजुअल प्रिंसिपल अमाउंट पे थ्रू आउट दोज ईयर्स कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर कॉर्पस ऐड किया गया है, इसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगेगा। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल होगा इन सिंपल टर्म। तो यहां पर कॉर्पस वर्ड स्पेसिफिकली इसीलिए यूज किया गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट। अब सपोज कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपया हर महीने जमा कराना शुरू किया और उसने सिर्फ और सिर्फ 12 महीने यहाँ पे नौकरी की किसी जगह पे, और उसके बाद उसने रिटायरमेंट ले ली। कितना बनता है, सरकार भी उतना ही पैसा उसमें डाल रही थी, तो 1,20,000 रुपया। ठीक है, अकॉर्डिंगली अब चलो सॉरी इस हिसाब से हमारे पास बनता है, ठीक है, हाँ 1,20,000 रुपए जो है अमाउंट वो व्यक्ति की खुद से बन गई तो वो इंडिविजुअल कॉर्पस हुआ, प्लस इतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रही है तो 2,40,000 हो गया। ठीक है, अब उसके ऊपर कुछ उसको इंटरेस्ट भी मिला होगा, सपोज कीजिए कि 60,000 उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो ये बना कितना हमारे पास 3 लाख रुपए टोटल। 3 लाख में से अब आप लगा लीजिए कि 1,20 जो है उसका इंडिविजुअल कॉर्पस था, वो इससे माइनस होकर अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है दैट इज ऑफ 1,80,000, उस पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 1,20 जो बनती थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। ठीक, तो ये बिल स्पेसिफाई करता है कि कोई भी ट्रांसफर होता है फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पस टू पूल कॉर्पस विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम एंड विल नॉट बी टैक्स्ड। कि ये अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर रहती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, सो वो जो अमाउंट ये अब इंडिविजुअल सैलरी से कोई व्यक्ति दे रहा है या इंडिविजुअल कॉर्पस दे रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और ये अप्लाई होता है टू सच ट्रांसफर अगर सुपरएनुएशन का टाइम हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है, ये चीज आपको बता दी। अब दूसरा पॉइंट आता है आपके पास, एग्जेम्पशंस फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड एंड स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू सऊदी अरेबिया। ये आपके आईआर के लिए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इंडिया और सऊदी के जो टाई अप्स हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला जो एग्जिस्टिंग एक्ट है 1961 का, एंड ध्यान से सुनना, कंट्रीज के नाम डिफरेंट हैं तो कान खोल के जरा और आंखें भी खोल के। जो एक्ट प्रोवाइड करता है टैक्स एग्जेम्पशन कुछ ऐसी इनकम्स पे, उन इन्वेस्टमेंट्स पे जो कि इंडिया के अंदर की गई हैं बाय कोई ऐसी सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो कि अब एक रेजिडेंट है ऑफ यूएई, 2 डिफरेंट प्लेसेस, एंड इन्वेस्ट कर रही है फंड्स ओन्ड बाय अबू धाबी गवर्नमेंट। कि कोई ऐसा रेजिडेंट
ठीक है, जो कि यूएई से बिलोंग करता है, बट जो उसकी कंपनी है या तो वो होली एक सब्सिडरी है कंपनी की जो कि अब अबू धाबी गवर्नमेंट की है। दूसरी पॉइंट आपको ये कहती है कि कोई भी ऐसा सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है कि कोई भी, अब आप कह सकते हो सऊदी अरेबिया का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है या पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, दोनों सेम ही वर्ड्स है, ठीक है। इसका यही मतलब है कि कोई ऐसा फंड जो कि कोई सॉवरेन या सॉवरेन नेशन अब बनाती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, बॉन्ड्स को खरीद सके, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके दूसरे नेशंस के लिए अपना पैसा कमाने के लिए, ठीक है। कोई भी ऐसा सॉवरेन वेल्थ फंड जो कि होली ओन्ड या कंट्रोल या रेगुलेटेड बाय है एक ऐसी फॉरेन गवर्नमेंट जहां पे उनका कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है टू अ प्राइवेट पर्सन। सरकार पैसा कमा सकती है बट प्राइवेट पर्सन जहां पे उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो वहां पे एग्जेम्पशन थी। तीसरी चीज, एक्ट जो आपको स्पेसिफाई करता था कि कोई भी ऐसा पेंशन फंड जो कि क्रिएट किया गया है अंडर एनी लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स और नॉट टैक्स्ड इन दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल कोई ए कंट्री है, वहां पे इनकम टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सऊदी की ही बात कर लो, इनकम टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे, एंड पेंशन वाला टैक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब इंडिया के अंदर भी वो चीज जो है फॉलो की जाएगी अगर सऊदी की तरफ से ये दोनों सिचुएशन यहां पर पूरी होती है, तो इंडिया भी उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंट है उस वक्त वहां का, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन का कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज भी यहां पर की गई। अब बिल ने क्या किया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया को स्पेसिफिकली इसके अंदर ऐड किया। कैसे? बिल ने किया एक्सटेंड इन एग्जेम्पशंस को टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय, अब कंट्री सेम ही रहेगी सऊदी अरेबिया, कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया का, उसके ऊपर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज कि होली ओन्ड सब्सिडरी विच इज रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इन्वेस्ट फंड्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। पहले क्या था, होली या कोई भी ऐसी कंपनी जहां पे रेजिडेंट जरूर वो यूएई का होना चाहिए, बट अब वो सऊदी अरेबिया का, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के ओन्ड हो, या कोई भी व्यक्ति है जो कि अब सऊदी अरेबिया के ऑफिस से ऑपरेट कर रहा है बट रेजिडेंट ऑफ यूएई होना चाहिए। स्पेसिफिक एक क्लॉज थी। अब यहां पर एक चीज को और ऐड कर दिया गया कि सऊदी अरेबिया के अंदर ही अगर बिजनेस है, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का ही बिजनेस है एंड रेजिडेंट भी कोई सऊदी अरेबिया का ही है, तो उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके पीछे का कारण जानते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया का टाई अप हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल रिफाइनरीज, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि एक ऑयल रिफाइनरी हम गुजरात में खोलेंगे ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, एंड स्पेसिफिकली बात करूं तो जामनगर में। दूसरी ऑयल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में खोलने की बात की जा रही है, एंड टू बी स्पेसिफिक नेल्लोर के अंदर। एंड सऊदी अरेबिया की बात करें तो ऑयल रिजर्व से भरा हुआ ये नेशन, प्लस पैसा है, सॉवरेन फंड है, वो भी पैसा तो कमाना ही चाहेंगे। तो इंडिया ये अज्यूम करके चल रहा है कि आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करे इन्हीं रिफाइनरीज के अंदर, एंड एटलीस्ट 20% स्टेक्स ईच इन द 2 न्यू लार्ज रिफाइनरीज जो कि ONGC एंड BPCL खोल रहा है इन द कंट्रीज वेस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, वो कर सके इन्वेस्ट। 20% ईच रिफाइनरी के अंदर अब सऊदी अरेबिया अपना स्टेक ले ले, इसी वजह से ये स्पेसिफिक एग्जेम्पशन उनको दी गई। दूसरी चीज यही है कि पहले भी एग्जेम्पशन होती थी, बट एक स्पेसिफिक प्रोसेस जो है उसके थ्रू गुजरना पड़ता था इन एम्प्लॉयज को या इन लोगों को या इस गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन करने वाली सब्सिडरी कंपनीज को, कि वो एग्जेम्पशन ले पाए। क्यों? क्योंकि अब इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो दुबई जैसी कंट्रीज में, सऊदी या यूएई जैसे नेशंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया के लिए यहां पर मेंशन कर दिया गया है, ताकि वो जो प्रोसेस है कि उनको इनकम टैक्स ना देना पड़े या एग्जेम्पशन फॉर्म्स ना भरने पड़े, वो प्रोसेस अब हट गया है। तो डायरेक्टली अब कोई इनकम टैक्स के लिए असेसमेंट होगी ही नहीं। इसके पीछे का बेसिक रीजन यही है। अब तीसरी चीज जो कि छोटी सी चीज है यहां पर, ब्लॉक असेसमेंट इन सर्च केसेस। तो ब्लॉक असेसमेंट का आइडिया इनिशियली हमारे 1961 के एक्ट के अंदर नहीं था, ये लेटर 1990s में या मिड 1990s में, टू बी एग्जैक्ट 1995 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐड किया था।
अब इसके अकॉर्डिंगली ब्लॉक असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जब आप असेसमेंट कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो किसी की डायरीज के थ्रू, है ना, स्पेसिफिक सी बात यही है कि एक्ट आपको यही बोलता है कि एक ऐसा प्रोसीजर जहां पे असेसमेंट की जा सके ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च, कि टैक्स इवेजन जहां पर हो रही हो एंड आपको पता लग गया हो, तो जो डिस्क्लोज इनकम है वो इसका पार्ट नहीं होगी क्योंकि उस पर ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है, तो दैट विल नॉट बी इन दिस परव्यू। दूसरी चीज आएगी आपकी जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उसकी असेसमेंट के लिए एक ब्लॉक असेसमेंट या ब्लॉक सर्च का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस केस में जो सरकार के पास पावर थी कि वो लॉक तोड़कर घुस सकते थे, ठीक है, अंदर, जिसके अंदर एक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी रिटेन की गई है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि आजकल लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स की कॉन्फिस्केशन वाला पार्ट ऐड किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सो अब जो अनडिस्क्लोज इनकम है उसके अंदर डायरीज जो है या अकाउंट्स जो हैं वो सीज किए जा सकते थे। अब प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो असेसमेंट है ब्लॉक पीरियड के अंडर वो कितने टाइम के लिए किया जाना चाहिए। तो हमारे पास एक्ट बोलता है कि जिस टाइम से आपके असेसमेंट के लिए नोटिस आपको मिल गया है ना, उस डेट से लेके पिछले 6 साल तक के लिए आपकी असेसमेंट हो सकती है, ठीक है। इस चीज को रिटेन किया गया है एक्ट के अंदर। इसने ये भी बोला कि पार्ट ऑफ द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ द सर्च वो भी इसमें इंक्लूड होगी। सपोज कि अब हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, असेसमेंट का ईयर तो पिछला निकल गया, बट अभी जैसे 1 अप्रैल के बाद अगर कुछ असेसमेंट होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। एक्ट ये स्टेट करता है कि अगर टैक्स असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकॉम्पिटेशन होनी है किसी भी साल के लिए ब्लॉक पीरियड के अंदर, अगर पेंडिंग है वो, तो जो असेसमेंट है विल स्टॉप ऑन द डेट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द सर्च और मेकिंग रिक्विजिशन। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज कि ऑलरेडी असेसमेंट या असेसमेंट भी क्या, यहाँ पर ब्लॉक असेसमेंट चल रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड ब्लॉक असेसमेंट का अभी डिसीजन आया नहीं है, नोटिस निकल चुका है एंड वो सर्च अभी जारी है एंड अभी तक वो खत्म नहीं हुई है, एंड विद दैट टाइम पीरियड अगर कोई असेसमेंट का ऑर्डर निकल जाता है, मतलब सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तरह समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर फंसा, उसकी ब्लॉक असेसमेंट होनी शुरू हो गई फरवरी के अंदर, ठीक है, एंड वो अभी तक चल रही है एंड नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो गया है कहाँ पे, जून लगा लीजिए। तो इसके बीच में अगर असेसमेंट का ऑर्डर आ जाता है कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, ठीक है, एंड वो असेसमेंट का पीरियड निकल जाता है, पहली बात तो निकलना तो बहुत दूर की बात है, एंड असेसमेंट के लिए आपको ऑर्डर आ जाते हैं कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो इन दैट केस जिस दिन ये असेसमेंट का नोटिस आपके पास निकल के आ जाएगा या वो फर्म के ऊपर या कोई भी व्यक्ति के ऊपर निकल के आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ब्लॉक असेसमेंट चल रही है, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हमारे पास थी। तो अब बिल ने क्या किया, बिल ऐड करता है कि कोई भी अगर ऐसा नोटिस असेसमेंट के लिए इशू किया जाता है आफ्टर अ सर्च हैज बिगन बट बिफोर द सर्च इज कंप्लीटेड, तो जो असेसमेंट है वो रुक जाएगी ऑन द डेट ऑफ नोटिस, जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, कि इस चीज को रिटेन किया है। तो पहले ये चीज नहीं थी, असेसमेंट जो है रुक जाएगी ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द सर्च और मेकिंग ऑफ रिक्विजिशन। अब पहले जो है वेट किया जाता था, अब बोला जाता है ऑन द सेम डे जो है आपका नोटिस पीरियड, वहां पे जब आपको नोटिस सर्व होता है आपकी असेसमेंट बंद की जाएगी। बट ये प्रोविजन वहां पे लागू नहीं होगी जहां पे बात आती है आपकी उस इनकम की जो आपने शो की है, ठीक है, वो इनकम की जो आपकी डिस्क्लोज्ड इनकम है। डिस्क्लोज इनकम के केस में अगर आपको नोटिस आ जाता है उसके लिए आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, वो इसका पार्ट इन एनी केस नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि डिस्क्लोज्ड इनकम इसका पार्ट नहीं है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के लिए आपकी डायरीज जब सीज होती हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे रिक्विजिशन आया ना, रिक्विजिशन वर्ड मीन्स कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डायरीज की डिमांड करता है, लॉग बुक की डिमांड करता है, अकाउंट्स की बुक की डिमांड करता है एंड वो उसे सीज कर लेते हैं कि हमें लाके दीजिए आप, रिक्विजिशन उसका मतलब है। तो बेसिक से ये 3 चेंजेस यहाँ पर हमारे पास टैक्सेशन को लेकर आए हैं।
राइट। तो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 180038903043 या sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड अगर पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हो एंड स्पेसिफिकली चाहते हो कि एक लाइव बैच मिल जाए जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स की रिवीजन हो जाए, सो वी हैव अ बैच फॉर यू, जो कि अभी सितंबर के सेकेंड वीक में यानी कि 8 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। तो आप जल्दी से प्री एनरोल कर सकते हैं अपने आप को अभी के अभी। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगर फर्दर कोई डिटेल आपको चाहिए इस बैच को लेकर, कोई भी इंक्वायरी होती है, तो नंबर एंड ईमेल आईडी तो है ही है, कमेंट बॉक्स आपके पास पक्का ही पक्का है। तो ये लाइव क्लासेस होंगी एंड फैकल्टी से आप डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। पॉलिटिकल थ्योरी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के अलग से क्लासेस यहाँ पर सेपरेट डेज दिए गए हैं, पंजाब जीके के लिए अलग से सेपरेट डे आपको दिया गया है। ठीक है, तो पूरा आपका होलसम यहाँ पर जीएस की कवरेज हो जाएगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड एक स्पेशल ऑफर है जो कि 16 अगस्त तक ही वैलिड होगा। ठीक है, अब स्लीपी के 8 ईयर्स भी कंप्लीट हो गए 15 अगस्त 2025 को, प्लस अब 15 अगस्त को वी ऑल्सो नो इंडिपेंडेंस डे है, तो टोटल हमारे पास 23 बन जाता है। तो स्लीपी ग्रेड करके स्लीपी GR8 करके हमारे पास कोड है। एंड कोई भी अगर आप कोर्स को परचेज करते हो तो 23% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो CSAT का कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, स्टेट PCS का कोर्स है, सबके ऊपर आपको 23% डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।